हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जॉनी और रामलाल टीवी पर फिल्म देख रहे थे। फिल्म के मजे लेते हुए वो बहुत ही हंस रहे थे। ये सब देखकर जॉनी की माँ जलेबी उन दोनों को बोलती है, दोनों बाप बेटे बस बैठे बैठे खाट तोड़ते रहो। खसी के ठहाकों की आवाज दीवारों को चीरकर पड़ोसियों के घरों में जा रही होगी। अभी आती ही होगी आपकी फेवरेट पड़ोसन। अरे जलेबी भाई जी, आप क्यों अपना मुंह सड़ा रही हैं? मेरे फेवरेट एक्टर जॉनी लीवर की फिल्म आ रही है टीवी पर। आप भी आ जाओ, देख लो। आज का वीकेंड तो बहुत ही मजेदार साबित हुआ मेरे लिए। अरे ना जी ना, मुझे कहाँ फुर्सत है फिल्म विल्म देखने के लिए। आप दोनों ही मजे लो जिंदगी के। हमें आटा दाल के भाव का हिसाब किताब रखने से ही फुर्सत मिले, तब हमारे नसीब में जॉनी लीवर की फिल्म होगी। अरे माँ आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। मैं यानी आपका बेटा जॉनी आपको बुला रहा है। एक दिन काम नहीं करोगी तो क्या बिजनेस ढह थोड़ी जाएगा? एक दिन तो हमारे साथ वक्त गुजारिए। अजी तनिक लाज शर्म रह गई है कि नहीं? 25 साल का बेटा है आपका, थोड़ा तो समझा कीजिए। जलेबी की इतनी बात सुनकर जॉनी खांसते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। रामलाल जॉनी के जाने के बाद जलेबी से बोलता है, देखा, तुम्हारा बेटा अब समझदार हो गया है, अपने आप ही उठकर चला गया। अब तो आओ एक साथ मूवी देखते हैं। आप कभी नहीं सुधरोगे। जॉनी लीवर का डायलॉग बोलता हूँ, बद दिमाग सुधरने के लिए बिगड़ा था मैं। इतना बोलकर रामलाल और जलेबी टीवी पर जॉनी लीवर की फिल्म देखते हैं। इधर जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड नीता से मिलने जाता है। जॉनी उसे कॉल करके पूल के पास आने को कहता है। थोड़ी देर बाद नीता उसके पास आकर बोलती है, अरे आज तो तुम्हारे फेवरेट जॉनी लीवर की फिल्म आ रही थी। हमारे घर में सभी एक साथ बैठकर देख रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन आने की वजह से मैंने अपनी फिल्म मिस कर दी। अच्छा, तो तुम्हारे घर में भी? एक्चुअली मेरे घर में भी पापा और मैं टीवी पर जॉनी भाई साहब की मूवी ही देख रहे थे, लेकिन पापा का मन था कि मम्मी के साथ अकेले देखें, तो मैं उन्हें कुछ देर के लिए अकेले समय दे आया और तुमसे मिलने चला आया। तुम भी कभी कभी अपने माँ पापा पर रहम कर दिया करो। बहुत समझदार हो आप मिस्टर जॉनी जी। आपकी तारीफ में जितना भी कहा जाए कम है। हूना स्मार्ट। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी फिल्म देख रही थी। अब इस बंदर जॉनी के साथ मुझे डायलॉग बाजी करनी होगी। अच्छा, अब तुम अपने होने वाले पति को ऐसे बोलोगी? अच्छा, तुमने जॉनी भाई की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी देखी है? वो मूवी तो जब भी आ जाए तो हमारे घर में सारे काम धंधे छोड़कर मूवी देखने के लिए जुट जाते हैं। क्या कमाल की एक्टिंग की है उस मूवी में। मजा आ जाता है उस मूवी को देखकर। जितनी बार देखो उतना कम है। मैं उनके कॉमेडी वीडियोस यूट्यूब पर देखती हूँ। मेरा तो हंसते हंसते पेट ही दर्द हो जाता है, लेकिन हंसी फिर भी नहीं रुकती। मैं भी उन्हीं की तरह फिल्मों में कॉमेडियन का रोल करना चाहता हूँ। मेरे तो पापा भी बड़े गजब के फैन हैं, इतने ज्यादा कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे यानी मेरा नाम जॉनी रखा। मेरी माँ तो मुझे हमेशा से ही जॉनी लीवर की बेटी की तरह टैलेंटेड बनाना चाहती थी। वो भी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करती है। दोनों बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें शाम होने का भी पता नहीं चलता। जॉनी के घर से उसकी माँ का कॉल आता है और कॉल देखते ही वो नीता को बाय बोलकर घर आता है। जलेबी उसे देखकर बोलती है, कहाँ था तू? आपकी बहू से मिलने गया था। कौन है वो कलमुही? माँ, अब उसे कलमुही तो मत बोलो। तो क्या बोलूं? तूने कभी मिलवाया? हाँ, वो भी यही कहती है कि आंटी से मिलवा दे। मैं ही उसे मना कर देता हूँ। पसंद करते हो एक दूसरे को या बस ऐसे ही? इधर मैं हनीमून की प्लानिंग करके बैठा हूँ और आप पूछ रही हो कि पसंद करता है या नहीं। तू अपने बाप से भी तेज निकला। उसके घर वालों को कल बुला लियो। ठीक है। जॉनी उसके घर वालों को इन्फॉर्म करता है। अगले दिन नीता के मम्मी पापा जॉनी के घर उसे देखने आते हैं। रामलाल और जलेबी उनकी खातिरदारी अच्छे से करते हैं और बातों ही बातों में नीता के पिता निखिल रामलाल से पूछते हुए बोलते हैं, आपके बेटे का नाम जॉनी क्यों रखा? अब मेरा मतलब है जॉनी लीवर जी से आपको कुछ ज्यादा ही लगाव है। मैं और मेरा बेटा जॉनी लीवर के फैन हैं। मेरे बेटे का नाम जॉनी भी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मेरा और जलेबी जी का फेवरेट कॉमेडियन एक्टर जॉनी साहब ही रहे हैं। जॉनी के जन्म के बाद इस घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं, दुख तो कभी रहा ही नहीं। आपस में बातचीत करते हुए नीता के घर वाले जॉनी को पसंद कर लेते हैं और पंडित जी से कुछ दिन बाद शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं।
थोड़े ही दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। वो लोग खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। एक सुबह नीता उसे उठाते हुए बोलती है, अरे सुबह के 7 बज चुके हैं, अब तो उठ जाइए। मुझे सोने दो यार। अरे जॉनी जी, ऑफिस नहीं जाना क्या? नीता उसे जगाती है और थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बॉस को सवेरे की गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वो अपनी कामों में लग जाता है। लंच के बाद दोपहर में ऑफिस की लाइट चली जाती है और इत्तेफाक से इन्वर्टर भी खराब होता है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज साथ में बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। तभी जॉनी उन्हें शायराना अंदाज में बोलता है, अर्ज क्या है? इरशाद इरशाद। तेरे दर पर सनम हम 1000 बार आएंगे, तेरे दर पर सनम हम 1000 बार आएंगे, घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। क्या खूब, क्या खूब। मेरा दिल मेरी जान जाने जहाँ ले लेना, मेरा दिल मेरी जान जाने जहाँ ले लेना। आज बहुत महक रही हो, आज बहुत महक रही हो, घर जाकर थोड़ा नहा लेना। ओहो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे फरमाइए। ये बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा कि अलग किस्म का सुरूर है दुनिया पर छाया, अलग किस्म का सुरूर है दुनिया पर छाया। साला हर कोई यही कह रहा है, मेरे बाबू ने थाना थाया। छा गए जॉनी जी। इतना बोलने पर ऑफिस की लाइट वापस आती है और जॉनी की तारीफ करते हुए बॉस उसे बोलता है, वाह वाह, हमारे ऑफिस के जॉनी लीवर, वाह मजा आ गया। तुम्हारे चुटकुले सच में लाजवाब है। तुम ये सब खुद से लिखते हो? सर मुझे जॉनी लीवर जी बहुत पसंद है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मैं उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता हूँ। मेरे मुंह पर उनके डायलॉग्स रटे हुए हैं, मैं उनकी तरह ही लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इस मामले में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड बहुत बड़ा मैगजीन पब्लिशर है। मैं तुम्हारे जोक्स और चुटकुले उसकी मैगजीन में छापने की बात करता हूँ। उसकी मैगजीन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैं तुम्हें जॉनी लीवर जी की तरह तो नहीं बना सकता, लेकिन थोड़ी कोशिश जरूर कर सकता हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि तुम फिल्म डायरेक्टर्स को भी इंटरव्यू वगैरह दो भाई, क्योंकि तुम अपने टैलेंट को और भी निखार सकते हो। थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन सर। कुछ दिन बाद बॉस की मदद से जॉनी के जोक्स और चुटकुले सारी दुनिया के सामने आते हैं। यशी एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके घुंघराले बाल थे, जिस वजह से उसके फ्रेंड्स उसको नूडल्स जैसे बाल वाली के नाम से चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी बेस्टी भव्या उसके घर आती है और उसे जबरदस्ती स्पा ले जाकर उसका मेकओवर करवा लेती है। साथ ही उसके बालों में स्मूथनिंग भी करवाती है, जिसे करवाने के बाद वो पहले से भी सुंदर लगने लगती है। ऐसे में भव्या उससे कहती है, वाह यार, कितनी सुंदर लग रही है, अच्छा हुआ जो मैं तुझे यहाँ ले आई। हाँ यार, तूने सच कहा, थैंक यू, योर हेयर लुकिंग सो प्रिटी। अब सब मेरी कितनी तारीफ करेंगे। चलना किसी अच्छी सी जगह पर सेल्फी लेते हैं। दोनों एक अच्छे से कैफे में जाते हैं और बाद में क्लब जाकर खूब मस्ती करते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और घर आते ही यशी की मम्मी संजना उसका बदला हुआ रूप देखकर बोलती है, यशी बेटा, ये तेरे बाल, और तू इतनी बदल कैसे गई? माँ, आज भव्या ने मेरा मेकओवर करवाया है, देखो ना मेरे बाल कितने स्ट्रेट, सॉफ्ट, शाइनी हो गए हैं। हाँ यशी, तेरे हेयर तो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है और अब तो तेरी शादी करवा देनी चाहिए। बिल्कुल मम्मी। ऐसे ही एक दिन यशी अपना सूट लेने के लिए बुटीक पर जाती है और जब वहाँ से बाहर निकलती है तो एक लड़का हाथ में चैन घुमाता हुआ और खुली शर्ट में टपोरी की तरह उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, ओह जान, तुमने तो अपनी काया ही पलट ली, अब तो मेरे दिल में समाती जा रही हो। उफ। हाँ भाई, हो गया तेरा, चहट मेरे आगे से, रास्ता खाली कर मेरा। उफ, तेरा हुलिया बदल गया, लेकिन तेरी तीखी जबान अभी भी कायम है। निकल यहाँ से। वो लड़का नहीं मानता और यशी के मना करने पर भी उसका रास्ता नहीं छोड़ता और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इतने में पृथ्वी नाम का एक लड़का वहाँ से बाइक से जा रहा होता है
तो उसकी नजर उन दोनों पर जाती है, जिसके बाद वो उनके पास आकर बोलता है, ओए, ये क्या कर रहा है? क्या बदतमीजी हो रही है? जबरदस्ती क्यों कर रहा है उनके साथ? तू कौन है? हाँ, चल निकल यहाँ से। मैं कुछ भी करूँ, तेरे को क्या लगता है? तू ऐसे नहीं मानेगा। पृथ्वी उस बदतमीज लड़के को बहुत मारता है, इतना कि वो टपोरी यशी से माफी मांगने लगता है और बोलता है, माफ कर दो मुझे, अब इन्हें परेशान नहीं करूंगा। सॉरी सॉरी बहना, मेरी माँ मेरी बुआ, माफ कर दे मुझे। चल निकल अब। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। नो इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था, कोई भी होता तो यही करता। आप ठीक तो है ना? या आई एम टोटली फाइन। इस तरह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यशी की मम्मी उसके लिए फिर से रिश्ते की बात करती है और कहती है, यशी सुन तो जरा, तेरे लिए 2 रिश्ते आए हैं, एक बार देख ले, दोनों लड़के बहुत ही अच्छे हैं। नहीं माँ, मुझे नहीं देखना। संजना जबरदस्ती अपनी बेटी के आगे वो दोनों फोटोज रख देती है, जिसमें से एक फोटो पृथ्वी की होती है और उसे देखते ही यशी उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे पहली ही नजर में पृथ्वी पसंद आ गया था। 2 दिन बाद ही संजना पृथ्वी और उसकी माँ को रिश्ता पक्का करने के लिए अपने घर बुलाती है और हाथों में चाय नाश्ता लिए यशी आ जाती है, साथ ही सभी को सर्व करती है। पृथ्वी उसे देखते ही पहचान लेता है, लेकिन वो वहाँ उस वक्त चुप रहता है। दोनों के घर वाले आपस में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं और उन दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ओ यशी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि माँ ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। क्या पता हमें डेस्टिनी ने मिलवाया हो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, जी मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। दोनों अपने अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में बता देते हैं और अगले ही हफ्ते उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। धीरे धीरे यशी अपने ससुराल के सारे कामकाज और जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, साथ ही वो हमेशा की तरह अपने बालों को खुला ही रखा करती। लेकिन उसकी सास रमावती को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी खाना खाते वक्त वो अपनी बहू से कहती है, हे राम, अरे सत्यानाश हो तेरा। अरे ओ नास पीटी कलमुही, ये तेरे बाल खाने में क्या कर रहे हैं मोई? सॉरी माँ जी, गलती से गिर गया, हेयर फॉल हो रहा है ना शायद, इस वजह से सॉरी। अरे सारा दिन द्रौपदी की तरह बाल खोलकर ऐसे ही घूमती रहती है। अरे इसको बांध कर रखा कर, समझ आया तुझे? माँ जी गुस्सा मत हो, मैं आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। रमावती वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे यशी के बाल पहले जैसे ही थोड़े कर्ली होने लगते हैं। ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने बालों को पहले जैसा बनाने के लिए रोज उन पर स्ट्रेटनिंग और प्रेसिंग करना शुरू कर देती है, जिससे उसके बाल धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो प्रेसिंग कर रही होती है, तभी रमावती उसके कमरे में जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ बहू, तू पागल वागल है क्या? अरे क्या क्या करती रहती है तू रोज रोज? माँ जी आप मेरे हर काम में टांग क्यों अड़ाती है? अरे मैंने आपका क्या ले लिया? जब देखो तब ये रोज रोज पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अरे टकली हो जाएगी टकली। अरे अगर गंजी हो जाऊंगी तो मैं हो जाऊंगी ना, आपके के गुर्दे लाल हो रहे हैं। आप मुझे ना बात बात पर टोकना बंद कर दो बस। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और यशी के बालों की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। ऊपर से वो तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन उसकी प्रेसिंग मशीन खराब हो जाती है और उसे पार्टी में जाना होता है, जिसकी वजह से वो जल्दबाजी में कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस से ही अपने बालों को सीधा करने लगती है और उसके सारे बाल जल जाते हैं और चिपक जाते हैं। ये सब देखकर यशी बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर रमावती कमरे में आती है और अपनी बहू को ऐसे देखकर बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? अभी 2 मिनट पहले तो तू बिल्कुल ठीक थी और अब बता बहू, ये बाल कैसे जल गए तेरे इतने?
वो माँ जी मैं पार्टी में जाने के लिए अपने हेयर स्ट्रेट कर रही थी। वो नीचे से थोड़े मुड़ गए थे और प्रेस बहुत ज्यादा गर्म थी और मेरे बाल जल गए। प्रेस से कैसे जल गए? वो माँ जी मैंने बालों पर प्रेस कर दी थी। अरे नासपीटी बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सच में नासपीटी वाले काम करना शुरू कर दे। अब मैं क्या करूं भाजी, मेरे बाल तो किसी दिन के भी नहीं रहे। आपने मुझे इतना समझाया पर मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। मुझे अब समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब रोना बंद कर। उस पार्टी में जाने लायक तो तेरे बाल बचे नहीं, तो तू पार्टी में जा ही मत। और हाँ, मैं तेरे बालों को पहले से भी बहुत अच्छा कर दूंगी, समझी? रमावती अपनी बहू के लिए नारियल का तेल गरम करके रोज उसके बालों में लगाना शुरू कर देती है। साथ ही दही और शहद के मिक्सचर को भी उसके बालों में लगाती है और उसका हेयर वॉश करवाती है। देखते ही देखते 2 से 4 हफ्तों में यशी के बाल पहले से भी बहुत अच्छे, नेचुरल और सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखकर यशी अपनी सास का शुक्रिया अदा करती है और फिर सास बहू दोनों मिलकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। प्रीति एक बहुत ही सिंपल लड़की थी जो अपनी माँ गंगा के साथ रहा करती थी। प्रीति को मीठा खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, यहाँ तक कि चॉकलेट और आइसक्रीम्स भी नहीं। चॉकलेट या चॉकलेट से रिलेटेड बनी कोई भी चीज देखकर उसका दिमाग गर्म हो जाया करता था। यहाँ तक कि अगर उसको कुछ पसंद भी होता था और वो उसे एक ही दिन में बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो उससे भी उसका मन भर जाया करता था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ गंगा घर में चॉकलेट शेक बनाती है और प्रीति से कहती है, ओ प्रीति बेटा, खाना खा ले और देख आज मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। आ रही हूँ माँ, दिखाओ क्या बनाया है, मैं भी तो देखूं जरा। ये देख चॉकलेट शेक, आज मैंने पहली बार बनाया है। जरा टेस्ट करके तो बता बच्चे कैसा बना है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। काफी मेहनत करी है लगता है आपने। मेहनत तो की है बेटा, तभी तो बोल रही हूँ, जरा स्वाद तो चख इसका। माँ मैं देखकर ही बता सकती हूँ कि ये चॉकलेट शेक बहुत अच्छा बना है, एकदम लाजवाब। और प्लीज आप मुझे इसे टेस्ट करने के लिए मत बोलिए, आपको पता है ना चॉकलेट शेक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा मन खराब हो जाता है। पता नहीं तू कैसी लड़की है, अरे और लड़कियों को देख चॉकलेट पर मरी जाती है और तुझे जरा भी पसंद नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रीति मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और थोड़े समय बाद प्रीति के लिए एक विराट नाम के लड़के का रिश्ता आता है और विराट अपनी माँ सीमा के साथ प्रीति को देखने आता है, जहाँ प्रीति उनके लिए अपनी माँ के कहने पर अपने हाथों से चॉकलेट शेक बनाती है और उसे लेकर उनके सामने चली जाती है। सीमा चॉकलेट शेक पीकर बोलती है, अरे वाह बहन जी, ये चॉकलेट शेक तो बहुत ही बढ़िया है। जी हमारी प्रीति ने बनाया है और ये खाना भी बड़े शौक से बनाती है, सब कुछ आता है हमारी प्रीति को। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें तो अपने घर के लिए एकदम ऐसी ही बहू चाहिए थी जो कि बिल्कुल मिल गई है। और आपकी प्रीति भी इस चॉकलेट शेक की तरह बहुत ही मीठी है। दोनों के परिवार वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और बहुत ही जल्द उनकी बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद प्रीति एक अच्छी बहू की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाती है और अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद उसकी सास सीमा उससे बोलती है, अरे बहू, बहुत दिन हो गए तेरे हाथों का चॉकलेट शेक पिए। वो जो तूने उस दिन, अरे जब हम तुझे देखने तेरे घर आए थे, तूने उस दिन शेक बनाया था ना, वैसा ही बना दे, बड़ा मन कर रहा है आज मेरा पीने का। माँ जी आप मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मंगा दीजिए, मैं आपको उससे भी अच्छा चॉकलेट शेक बनाकर दे सकती हूँ। ठीक है बहू, तू बस मुझे लिस्ट बनाकर दे दे कि तुझे क्या चाहिए, मैं अभी लेकर आऊंगी।
सीमा जल्दी से सारा सामान लाकर प्रीति को दे देती है और उसके साथ चॉकलेट शेक बनाने में उसकी मदद भी करती है। चॉकलेट शेक बनने के बाद सीमा उसे पीने के लिए बैठ जाती है और प्रीति से बोलती है, अरे बहू, तू कब से इतनी मेहनत कर रही है और इतना अच्छा चॉकलेट शेक भी तूने बनाया और खुद ही नहीं पी रही। ये तो कोई बात नहीं बनी। नहीं माँ जी, मुझे चॉकलेट शेक पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको देखते ही ना मेरा मन भर जाता है, एकदम मीठा मीठा सा। आप ही पीजिए इसे। अरे बहू, सच में अरे बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार तो पीकर तो देख ले, तुझे भी तो पता चले कि तूने कितना टेस्टी बनाया है। मेरे लिए थोड़ा सा पी ले। सीमा के बहुत बोलने पर प्रीति थोड़ा सा पी लेती है और कहती है, अरे वाह प्रीति, तूने तो बहुत अच्छा चॉकलेट शेक बनाया है। माँ जी, अब तो सही बोल रही है, ये तो सच में बड़ा टेस्टी है। मैं ना कह रही थी बहू कि तुझे कितना अच्छा लगेगा, देखा। दोनों सास बहू चॉकलेट शेक का खूब मजा लेती हैं और मजे से चॉकलेट शेक पीती है। और अब जब कोई भी ओकेजन होता तो प्रीति जाकर चॉकलेट शेक बना लिया करती और सीमा भी उसमें उसकी मदद किया करती। और कुछ इस तरीके से प्रीति अलग अलग तरीके के चॉकलेट शेक बनाना सीख जाती है, जहां सीमा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखती है और कभी कभी ही चॉकलेट शेक पीती है, तो वहीं प्रीति को चॉकलेट शेक रोज पीने की हैबिट हो जाती है और अब वो रोज ही चॉकलेट शेक बनाकर पीने लगती है। जिस पर सीमा उससे बोलती है, महारानी पहले तो चॉकलेट शेक पीती ही नहीं थी और अब देखो रोज की रोज बस इसे चॉकलेट शेक ही चाहिए। पता नहीं कैसी जीभ लपलपाती रहती है इसकी। हाँ तो माँ जी, लत भी तो आप ही ने लगाई है इसकी मुझे। अरे तो मैंने ये थोड़ी बोला था कि तू रोज रोज चॉकलेट शेक बना कर पिए। अरे कभी कभी तो फिर भी सही रहता है, लेकिन ये चॉकलेट सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, तो कम ही खानी चाहिए। जो तू ये रोज रोज बनाकर बैठ जाती है ना, एक दिन तुझे ही नुकसान पहुंचाएगी बहू, समझी। अगर आपका ये भजन खत्म हो गया हो तो क्या मैं अब अपना चॉकलेट शेक पी सकती हूँ? दोनों सास बहू की लड़ाई हो जाती है और अब प्रीति रोजाना सुबह नाश्ते में चॉकलेट शेक बनाना शुरू कर देती है और वो खुद तो पीती ही है और साथ में विराट को भी चॉकलेट शेक पिलाती है। जिस पर एक दिन विराट उससे कहता है, क्या यार प्रीति, रोज रोज चॉकलेट शेक क्यों बना रही हो? कभी कुछ और भी दे दो, जैसे जूस। कितने दिन हो गए? अरे बेटा, अब तो तू ये सब कुछ भूल ही जा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कलमुही अब हमें पानी की जगह भी चॉकलेट शेक ही देगी। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने इसे चॉकलेट शेक टेस्ट करवाया था। मैं तो उसी दिन को कोसती हूँ। अब जब आपसे गलती हो ही गई है तो आप बार बार मुझे क्यों कोस रही हैं? अरे अब तो इसकी जुबान भी इतनी चलने लगी है कि बस राम ही मालिक है। मैं तो कुछ नहीं बोलती, खुद ही भुगतेगी बाद में। अपनी सास की बातें सुनकर प्रीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है और विराट अपनी माँ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। माँ, अगर इंसान को कोई चीज अगर हद से ज्यादा पसंद है और अगर वो उसको रोज दी जाए तो उसका मन भर जाता है, लेकिन प्रीति के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी फेवरेट चीज भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा पाती है। अगर वही चीज आप उसको एक दिन में ढेर सारी खिला दोगी तो खाना ही छोड़ देगी। हमें बस इसी का फायदा उठाना है। दोनों माँ बेटा मिलकर प्रीति के लिए खूब सारा चॉकलेट शेक बनाते हैं, जैसे कि चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट आइसक्रीम शेक और बाकी सब भी। और ये सभी चीजें प्रीति के सामने रखकर सीमा उससे बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे और देख, मैंने तेरे लिए तेरा पसंदीदा चॉकलेट शेक बनाया है, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ प्रीति, हमें माफ कर दो। देखो हमने तुम्हारे लिए कितना सारा चॉकलेट मिल्क शेक बनाया है, अब तो हमें माफ कर दो। माँ जी, विराट जी, इतना सारा चॉकलेट शेक, अरे मैं नहीं पी पाऊंगी इसे। आप ले जाइए इसे यहाँ से। नहीं बहू, तुझे तो पीना ही पड़ेगा। प्लीज इसे ले जाइए और मैंने माफ किया आप दोनों को। तो पियो ना। इतने सारे चॉकलेट शेक एक बारी में ही पीने की वजह से उसका मन अजीब सा हो जाता है और उसका दिल भी अब चॉकलेट शेक पीने से हमेशा के लिए उठ जाता है
और इस वजह से वो चॉकलेट शेक पीना और उन्हें बनाना हमेशा के लिए छोड़ देती है और उसको अपनी गलती का भी एहसास होता है। साथ ही वो अपनी सास से माफी मांगती है। सीमा भी उसे माफ कर देती है। इस सब के बाद प्रीति चॉकलेट शेक तो बनाती थी, लेकिन सिर्फ कभी कभी, और उस पर भी वो खुद कभी भी नहीं पीती थी। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।